पाकिस्तान का शहर अटक, इसे पंजाब का गेटवे कहा जाए तो गलत ना होगा। पंजाब में आने वाले हर हमलावर ने यहाँ से एंट्री की। यहाँ होने वाली जंगों ने कैसे ना सिर्फ पंजाब बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तारीख का फैसला किया। अटक का किला और इसके कैद खाने पाकिस्तान की सियासत में क्यों मशहूर हैं। अंग्रेजों को ये जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने यहाँ नए नाम से शहर बसाने का फैसला कर लिया। हसन अब्दाल का इलाका कैसे दो बड़ी हस्तियों के नामों से जुड़कर अमर हो गया। इस शहर के लोगों, कुदरती वसाइल और तारीख की मुकम्मल कहानी जानिए इस वीडियो में। अटक का शहर पाकिस्तान के कदीम और तारीखी शहरों में शुमार किया जाता है। जितना जिक्र यहाँ का तारीख की किताबों में मिलता है शायद ही किसी और शहर का मिलता हो। ख़ास तौर पर पंजाब की तारीख में जहाँ आने वाले हर हमलावर का सफ़र यहाँ से ही शुरू हुआ। अलेक्जेंडर, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज़ खान, अमीर तैमूर, बाबर, नादिर शाह और अहमद शाह दुरानी समेत सभी हमलावर यहाँ से गुजरे। जो ना गुजर सके वो इनके अलावा हैं, लेकिन इसके अलावा भी इस शहर की कहानी में बहुत कुछ है। ये शहर नेचुरल रिसोर्सेज, लोकेशन, तारीख, कल्चर, मज़हब या स्पिरिचुअलिज्म और इंडस्ट्री का एक ऐसा मिक्स है जो शायद ही कोई और शहर हो। इतने डाइवर्स फीचर्स किसी और शहर के कम ही होंगे। इस वीडियो में इस शहर के इन पहलुओं को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस शहर की कहानी क्या है। अटक का ज़िला पोठोहार के इलाकों में शुमार होता है और दरिया झेलम और दरिया सिंध के इस दरमियानी इलाके को सिंध सागर दोआब कहा जाता रहा है। जीटी रोड तो बाद की बात है, लेकिन अटक इससे कहीं पहले उस कुदरती हाईवे पर था जो हिंदुस्तान को सेंट्रल एशिया से मिलाती थी। पक्की सड़कों से पहले ज़माने और कुदरत के बनाए हुए रास्ते ही होते थे और अटक ऐन उस रास्ते पर वाक़ था। पहले ये उत्तरा पथ पर था, फिर जीटी रोड पर। दरिया सिंध पाकिस्तान के दो सूबों पंजाब और सरहद को अटक के मकाम पर ही तकसीम करता है और इस मकाम पर दरिया काबुल भी पहाड़ों के दरमियान से बल खाता इसमें शामिल हो जाता है। दरिया सिंध पंजाब की एक नेचुरल, हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल बाउंड्री कंसिडर किया जाता रहा है। इसे पार करने के बाद पंजाब की हदूद का आगाज़ हो जाता था। अब देख लेते हैं कि इस शहर का नाम अटक क्यों पड़ा। इस हवाले से बहुत सी रवायात हैं। आम रवायत तो ये है कि अटक का लफ्ज़ अटकने से निकला है। इसे रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेट भी कहा जा सकता है। एक रवायत यह है कि इस मकाम पर दरिया सिंध रुक रुक कर चलता है, इसलिए इस जगह का नाम अटक पड़ गया। एक और रवायत यह है कि ये गोजरी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मानी है रुक जाना। अफ़गानिस्तान से आने वाले काफ़िले और हिंद से अफ़गानिस्तान जाने वाले काफ़िले यहाँ दरिया की वजह से रुक जाया करते थे और पड़ाव करते थे और इसी वजह से इसे ये नाम मिला। ये भी कहा जाता है कि अटक शहर को ये नाम इसके किले की वजह से मिला। यह किला बादशाह अकबर ने तामीर करवाया था, जिसको उसने अटक बनारस का नाम दिया था। अब इलाके को नाम किले की वजह से मिला या किले को नाम इलाके की वजह से, ये देखने वाली बात है। तारीख़ मखज़न ने पंजाब में लिखा है कि चूँकि यह किला मगरबी हमलों के वास्ते एक अटकाव बनाया गया था, इसलिए इसका नाम अटक रखा गया। एक और रवायत यह है कि अकबर ने इसका नाम अपनी सल्तनत के दूसरे कोने पर वाक़े किला कटक बनारस के नाम पर रखा, जिसकी तामीर भी इससे मिलती जुलती थी और उसका जिक्र अकबर नामा में भी है। अटक के नाम के हवाले से एक और रवायत है कि मशहूर सहाबी हज़रत मोहलब बिन अबी सुफरा बिन अल अतकी यहाँ आए थे और उन्होंने वादी छछ को फ़तह किया था। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर एक किला अल अतक के नाम से तामीर करवाया। इसका नाम बनते बिगड़ते पहले अतक और फिर अटक हो गया। किले के नाम से हटकर भी कुछ रवायतें हैं। एक ख्याल तो यह है कि यह लफ्ज़ खटक की बिगड़ी हुई शक्ल है। खटक उन दिनों दरिया सिंध के किनारे आबाद थे और इसी वजह से इस इलाके को अटक का नाम मिल गया। जनरल कनिंघम के ख्याल में ये नाम टका नामी कबीले से जुड़ा है जो ज़माने कदीम में मारगला और दरिया सिंध के दरमियानी इलाकों में आबाद था। एक ख्याल ये भी है कि अटक तुर्की ज़ुबान के लफ्ज़ एतक से निकला है। तुर्की ज़ुबान में इस लफ्ज़ एतक के मानी हैं दामने को। इस ख्याल को इस बात से भी तक़वियत मिलती है कि मुग़लों की ज़ुबान असल में तुर्की ही थी। अटक का इलाका दरियाए सवां की तहज़ीब से जुड़ा रहा है।
फुटहार के बाकी इलाकों की तरह यहाँ भी बहुत से पुराने फॉसिल्स मिलते हैं, जिनका जिक्र मैं चकवाल की वीडियो में भी कर चुका हूँ। वादी सवां दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में शुमार की जाती है और यहाँ कदीम पत्थर के दौर में भी लोग आबाद थे। गाजी बरोथा के पास यहाँ पत्थरों पर बनी कुछ कदीम पेंटिंग्स भी मिली थी। सवां के बाद ये इलाके इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी हिस्सा थे। 6th सेंचुरी BC में ये इलाके ईरानी एकमेनिड एम्पायर के अंडर आ गए। टेक्सला का इलाका भी पास ही था, इसलिए ये इलाके गंधारा की पीक के दौरान भी उस तहजीब से भी जुड़े थे। अटक के 1930 की गैजेटियर में यहाँ आबाद पुराने कबाइल के हवाले से कुछ तफसील लिखी है। जनरल कनिंगहैम का लिखना है कि आरियंस के बाद टकाज इस इलाके के सबसे पुराने लोग थे जो यहाँ कबल मसीह के ज़माने में भी आबाद थे और इनका इलाका सिंध सागर दुआब का था। 500 साल कबल मसीह में इन इलाकों पर जब ईरान के बादशाह दारियस ने कब्जा किया था तो उस वक्त जेहलम और सिंध के दरमियान इलाकों में टेक्सटाइल्स का राज था। अटक डिस्ट्रिक्ट के मौजूदा कबाइल के हवाले से 1930 के गैजेटियर में लिखा है कि इस इलाके में आबाद जंजुए उन कबाइल में से पहले हैं जो यहाँ डोमिनेंट थे और सॉल्ट रेंज के नॉर्थ के ज़्यादातर इलाके इन्हीं के पास थे। बाबर ने भी इनके बारे में लिखा। इस इलाके में गखड़ और जट कबाइल भी थे जो यहाँ की पहाड़ियों और वादियों में आबाद थे। खट्टड़ों का कहना है कि वो इस इलाके में मुसलमान हमलावरों के साथ खुरासान से आए थे और फिर यहाँ आबाद हुए। आवान जनूब में सॉल्ट रेंज के इलाकों से आकर यहाँ आबाद हुए। अल्पियाल, खुशाब और तलागंग के इलाकों से यहाँ आए। घेबा भी जनूब से आए और 16th सेंचुरी के आगाज़ में यहाँ आबाद हुए। जोधरा भी उसी वक्त यहाँ आकर आबाद हुए। अटक को पार करने वाले हमलावरों की लिस्ट लंबी है। ये वो लोग थे जो न सिर्फ पंजाब बल्कि हिंदुस्तान की तारीख पर भी असरअंदाज हुए। अटक की तारीख के दौर, इसके हाइज एंड लोज भी इन्हीं हमलावरों से जुड़े हैं। जब अलेक्जेंडर दरिया सिंध को पार करके यहाँ आया तो उस वक्त इन इलाकों में राजा अंभी की हुकूमत थी जो कि टेक्सला से राज कर रहा था और जेहलम और सिंध के दरमियानी इलाके उसके पास थे। उसने राजा पोरस की दुश्मनी में अलेक्जेंडर का साथ देने का फैसला कर लिया। इस हवाले से कुछ बहस है कि अलेक्जेंडर अटक से गुजरा या नहीं, लेकिन हिस्टोरियंस इस बात पर एग्री करते हैं कि ज़माने कदीम से यही रास्ता था जहां से हमलावर दरिया सिंध को पार करते थे। 1907 के अटक गैजेटियर में लिखा है कि अगर वो अटक शहर नहीं आया तो इस तहसील में कहीं ना कहीं से ज़रूर गुजरा। जिला अटक का सबसे बड़ा और बुलंद पहाड़ी सिलसिला काला चिटा है। इस पहाड़ी सिलसिले के शुमाल में पत्थरों का रंग सफ़ेद और जुनूब में गहरा सलेटी है। इसी वजह से मकामी इसे काला चिटा कहते हैं। इसके शुमाल में हरीपुर का मशहूर सिलसिला कोहे गंदगर है और जुनूब में खेड़ी मूरत का सिलसिला है। इन पहाड़ी सिलसिलों और इलाकों से पंजाब के एक लेजेंडरी राजा रसालू का नाम, इसके कारनामे और दास्तानें जुड़ी हैं। राजा रसालू की राजधानी खेड़ी मूरत का कस्बा था जो मौजूदा इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब फतेह जंग में है। 1884 में चार्ल्स स्विनर्टन ने एक किताब एडवेंचर्स ऑफ पंजाब हीरो राजा रसालू शाये की जो इसकी कहानियों को तफसील के साथ बयान करती है। वैसे तो राजा रसालू सियालकोट के राजा सालबाहन का बेटा था, लेकिन भागकर इस इलाके में आ गया और यहाँ अपनी हुकूमत कायम कर ली। राजा सालबाहन का एक बेटा पूरन भगत भी था जिसके नाम से पंजाब का मशहूर किस्सा पूरन भगत है। कहा जाता है कि राजा रसालू का अहद 1st सेंचुरी BC या 1st से 2nd सेंचुरी का है। इसकी हुकूमत दरिया झेलम और दरिया सिंध के दरमियानी इलाके में थी। पंजाब की किस्सा गोई में राजा रसालू अपने एडवेंचर्स के दौरान कई खतरात का मुकाबला करता है। जंगलों से गुजरता है, टेक्सला के राजा सिरकप को चौपट में मात देता है। वो आदमखोर देवों का भी मुकाबला करता है। एक देव जान बचाकर गार में छुप जाता है तो वो इसे गंद करके गारों में बंद कर देता है। उसका एक राइवल राजा होडी था जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अटक का राजा था और उसका राजा रसालू की रानी कोकला के साथ अफेयर था। एक दिन राजा रसालू ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और राजा होडी को मार डाला। यह मंजर देखकर उसकी रानी ने भी महल के ऊपर से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। पंजाब के दास्तान गो सदियों इस राजा रसालू के किस्से सुनाते रहे जो इसी इलाके से जुड़े थे। अटक का अगला अहम दौर उस वक्त आया जब यहाँ छछ के मकाम पर एक मशहूर लड़ाई हुई। दरिया सिंध के किनारे इस जरखेज़ मैदान में वैसे तो कई हमलावरों को देखा, लेकिन 11th सेंचुरी के आगाज़ में यहाँ एक ऐसी जंग हुई जिसने तारीख का धारा ही बदल कर रख दिया।
छछ का इलाका भी बहुत पुराना है। फर्स्ट सेंचुरी में छछ का इलाका चुक्सा कहलाता था, जहाँ के राजा का जिक्र टेक्सला से मिलने वाली एक कॉपर प्लेट में भी है। सन 1008 में गजनी का सुल्तान महमूद अपनी फौजें लेकर पंजाब की तरफ बढ़ा तो उसका मुकाबला यहाँ के हिंदू शाही राजा आनंद पाल से हुआ था। आनंद पाल इससे पहले लाहौर का राजा था और राजा जयपाल का बेटा था, लेकिन महमूद गजनवी ने जयपाल को शिकस्त दी थी। जब आनंद पाल ने भी महमूद गजनवी को चैलेंज किया तो उसने फिर से हिंदुस्तान वापस आने का फैसला कर लिया। आनंद पाल की फौज एक बड़ी फौज थी, जिसमें आसपास के राजाओं के अलावा पोठोहार के मकामी गखड़ या खोखर भी शामिल थे। दोनों फौजों का आमना सामना छछ के तारीखी मैदान में हुआ। 40 दिन तक तो ये दोनों फौजें बगैर लड़ाई के इस मैदान में रहीं, क्योंकि कोई भी छछ के इस ओपन मैदान में आकर लड़ाई शुरू नहीं करना चाहता था। फिर लड़ाई शुरू हुई तो वो बहुत शदीद थी। खोखर वॉरियर्स, जिन्हें फरिश्ता ने गखड़ लिखा है, उनके हमलों की वजह से एक मौके पर तो महमूद गजनवी को शिकस्त होने वाली थी और ऐसा लग रहा था कि छछ का मैदान ही उसका हिंदुस्तान पर आखिरी हमला साबित होगा। लेकिन उस वक्त महमूद गजनवी के एक पर्सनल गार्ड्स के दस्ते ने हिंदू शाहियों की फौज को घेरे में लेकर उस पर पीछे की तरफ से एक जोरदार हमला किया। हिंदू शाहियों की फौज में भगदड़ मच गई, उनके 20,000 सिपाही मारे गए और आनंद पाल भी मैदान छोड़ गया। यूं इस लड़ाई में महमूद गजनवी को फतह मिली। छछ की शिकस्त एक डिसाइसिव बैटल थी, जिसने हिंदू शाहियों का यहाँ से पैकअप करवा दिया और ये इलाके गजनवियों के पास आ गए। अब महमूद की फौजों को दरिया सिंध पार करने से रोकने के लिए दूसरे किनारे पर कोई नहीं था, इसलिए वो बार बार फौजें लेकर आया और उसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। इन हमलों ने बरे सगीर की तारीख और सियासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बाद अटक ने एक और मशहूर हमलावर को भी यहाँ देखा, जो इसके किनारे तक तो आया लेकिन फिर अटक गया और इससे आगे नहीं गया। ये चंगेज खान था, जिसके नाम से दुनिया थर थर कांपती थी। उसकी ख्वारज़म शाह सुल्तान जलालुद्दीन से लड़ाई उसे दरिया सिंध के किनारे इस शहर तक खींच लाई। 13वीं सेंचुरी का आगाज़ चंगेज़ खान की राइज का दौर था। वो इलाके फतह कर रहा था, सल्तनतें गिरा रहा था, मंगोल आंधी की तरह हर तरफ तबाही मचा रहे थे और उसी की जद में ख्वारज़म शाही सल्तनत भी आ गई, जो सेंट्रल एशिया और ईरान के इलाकों में कायम थी। ख्वारज़म सुल्तान मंगोलों से शिकस्तों के बाद पहले अफगानिस्तान आ गया और फिर यहाँ जलालुद्दीन और चंगेज़ खान के दरमियान फाइनल शोडाउन नौशहरा और अटक के दरमियान दरिया सिंध के किनारे पर हुआ। काला चिट्टा पहाड़ के दामन में यह जगह बाग़े नीलाब और ट्रैवल राइटर सलमान राशिद के मुताबिक नौशहरा में निज़ामपुर के नज़दीक थी। इस जंग में मंगोल फ़ौज की तादाद 50,000 और जलालुद्दीन की फ़ौज 30,000 थी। यहाँ भी जलालुद्दीन की किस्मत ना बदली और उसे शिकस्त हो गई। जब मंगोलों ने उसे घेर लिया तो उसने घोड़े समेत दरिया सिंध में ही छलांग लगा दी और जंग से निकलकर दूसरे किनारे पर आ पहुंचा। बाग़े नीलाब आज भी ख्वारज़म शाह के घोड़े की इस छलांग का गवाह है और वो मकाम जहां से उसने छलांग लगाई घोड़ा तरफ के नाम से मशहूर है। चंगेज़ खान काफ़ी अरसे तक इसके बाद दरिया सिंध के किनारे पर पड़ाव डाले रुका रहा और उसने अपने सिपाहियों को भी पंजाब भेजा, जो जलालुद्दीन का पीछा करते रहे। जलालुद्दीन आखिरी वक्त तक ऑन दी रन ही रहा और दरिया सिंध के किनारे होने वाली इस शिकस्त से कभी ना निकल सका। इस जंग का एक और नतीजा ये हुआ कि मंगोलों ने पंजाब देख लिया और वो आने वाले सालों में बार बार अटक पार करके इस पर हमला करने वाले थे। चंगेज़ खान तो वापस चला गया, लेकिन अगली कई सदियां मंगोलों का अटक से पंजाब आना जाना लगा रहा। बाबर भी जब अपनी फौजें लेकर आया तो उसकी फौजों का मार्च भी अटक से ही था। 1930 के अटक के डिस्ट्रिक्ट गैजेटियर में लिखा है कि मुगलों के दौर में ये इलाके उनके सिंध सागर सरकार का हिस्सा थे, जिसमें पूरे सिंध सागर दोआब का इलाका शामिल था। अगरचे ये इलाके कश्मीर जाते हुए इन मुग़ल बादशाहों के रास्ते में पड़ते थे, लेकिन उस वक्त भी यहाँ के अक्सर सरदार अपने अपने इलाकों में खुद मुख्तार थे। फिर अटक का अगला अहम दौर उस वक्त आया जब मुग़लों को इस इलाके की अहमियत का अंदाज़ा हुआ। 1581 में मिर्ज़ा मोहम्मद हकीम, जो कि काबुल का गवर्नर और अकबर का रज़ाई या सौतेला भाई था, उसने बगावत कर दी और पंजाब पर हमला किया। तो अकबर उसके खिलाफ कैंपेन के बाद वापस आ रहा था। इस मकाम पर ठाठे मारते दरिया सिंध ने उसका रास्ता रोक लिया। उसे एहसास हुआ कि काबुल का दिल्ली से कनेक्शन बरकरार रखने, फौजों की मूवमेंट और वहाँ से आने वाले हमलावरों को रोकने के लिए यहाँ फ़ौज की प्रेजेंस ज़रूरी है। उसने यहाँ एक किले की तामीर का ऑर्डर दिया, जिसका आगाज़ 1581 में हुआ। ख्वाजा शमसुद्दीन खवाफी की ज़ेर निगरानी इस किले की तामीर 2 साल में हुई।
यह किला एन जीटी रोड पर वाक़ था। पुराना जीटी रोड इसके लाहौरी गेट के अंदर से गुजरकर शहर के बाजार से होता हुआ दूसरी तरफ दरिया के किनारे निकल जाता था। किला बनाने के बाद दरिया पार करने का मामला भी था, जिसके लिए अकबर ने बनारस से कई मल्लाहों को कश्तियों समेत यहाँ बुलवाया। इन कश्तियों का बेड़ा दरिया पार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जहाँ ये मल्लाह आबाद हुए उस आबादी का नाम मल्लाही टोला था। इस किले और अटक की अहमियत को सिर्फ मुग़लों ने ही नहीं बल्कि इसके बाद सिखों, अंग्रेज़ों और फिर पाकिस्तान की फ़ौज ने भी खूब समझा। अंग्रेज़ों ने अपने तोपखाने के लिए अटक को ही चुना था। 1947 के बाद अटक किला पाकिस्तान आर्मी के 7वें डिवीज़न का हेडक्वार्टर बना दिया गया। 1956 के बाद किले को पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG के हवाले कर दिया गया। इंटरेस्टिंगली अटक के इस किले का जिक्र पाकिस्तान की सियासत में भी वक्फे वक्फे से होता रहता है। यहाँ के कैद खाने में पाकिस्तान के कई मशहूर सियासतदानों को रखा गया। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी अटक में कैद रह चुके हैं। उनसे पहले यहाँ पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी भी कई साल कैद रहे। ऐसा लगता है कि ख़ास कैदियों को ही यहाँ लाया जाता रहा है। इस किले का नाम अटक साजिश केस के हवाले से भी मशहूर है। 30 मार्च 1973 को मुल्क में फ़ौज के कुछ अफसरान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिश के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, जिन्हें अटक में कैद रखा गया। उनका कोर्ट मार्शल हुआ और सज़ाएं सुनाई गईं। ये केस अटक साजिश केस के नाम से मशहूर हुआ। ज़िया-उल हक के खिलाफ बगावत के मुकदमे समेत बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ साजिश करने वालों के खिलाफ मुकदमात भी यहाँ चलाए गए। अटक की डिस्ट्रिक्ट जेल एक मुख्तलिफ जगह है जो अटक किले से चंद किलोमीटर दूर शहर के अंदर वाक़ है, जहाँ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान भी रहे। अटक की दोनों जेलें ऐसी जगह हैं जिन्हें सख्त जेलें तस्वुर किया जाता है। लगता है कि वज़ीर आज़म हाउस से डायरेक्ट अटक आने की कोई रवायत है जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में चली आ रही है। 1739 में नादिर शाह ने भी अटक को पार किया और दिल्ली तक जा पहुंचा। इसके बाद मुग़लों की डिक्लाइन का दौर शुरू हुआ, जो सिखों की राइज और अहमद शाह दुरानी के हमलों का भी दौर था। 1748 में अहमद शाह दुरानी ने पंजाब पर हमले शुरू किए तो अटक का इलाका इन हमलों के रास्ते में पड़ता था। 1752 में अटक किले पर अहमद शाह दुरानी ने कब्जा कर लिया। 1758 में मराठे जब सिखों के साथ पंजाब आए तो दुरानी फोर्सेस का पीछा करते अटक तक आ पहुंचे थे, लेकिन जल्द ही अहमद शाह दुरानी खुद अपनी फोर्सेस लेकर आया और अटक पर दोबारा से कब्जा कर लिया। 1765 में गुज्जर सिंह भंगी ने जब गुजरात की लड़ाई में सुल्तान मुकर्रब खान को शिकस्त दी तो उसके बाद सिख फतेह जंग तक आ पहुंचे थे, लेकिन ये रंजीत सिंह का दौर था जब पंजाब का ये गेटवे और इलाका मुकम्मल तौर पर सिखों के कंट्रोल में आए। अफगान इस एंट्री पॉइंट को हर सूरत कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन जब रंजीत सिंह पंजाब के तख्त पर आया तो उसे मालूम था कि पंजाब पर इनके हमलों का सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक अटक पर उसका कब्जा नहीं हो जाता। रंजीत सिंह के दौर में अफगान और सिख फोर्सेस के दरमियान इस किले के लिए एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने अफगान सिख वॉर्स के डायनामिक्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 1813 में अटक का यह किला अफगान दुरानियों के पास था और दुरानी सरदार जहांदाद खान अटक का गवर्नर था। जहांदाद खान की दुरानी तख्त पर बैठे महमूद शाह के वजीर फतेह खान बारकजई से नहीं बनती थी। जब जहांदाद खान के भाई अता मोहम्मद को, जो कि कश्मीर का गवर्नर था, उसे हटाया गया तो उसे लगा कि अब वजीर फतेह खान का अगला हदफ वो है। उसने रंजीत सिंह को पैगाम भेजा कि वो उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार है और अटक का किला भी उसे सरेंडर कर देगा। सिख फोर्सेज अटक के किले में पहुंच गईं और उसे टेक ओवर कर लिया। अटक का किला उस वक्त इस वजह से भी अहम था क्योंकि ये पेशावर से ना सिर्फ पंजाब बल्कि कश्मीर में दाखिल होने का रास्ता भी था। दुरानी वजीर फतेह खान बारकजई अपनी फोर्सेज लेकर पहले हसन अब्दाल पहुंचा, जहां एक सिख कमांडर भैया राम सिंह की फौज से उसकी 7 जून 1813 को जंग हुई, जिसे बैटल ऑफ हसन अब्दाल कहा जाता है। इस लड़ाई में सिख फोर्सेस को शिकस्त हो गई। इसके बाद फतेह खान ने आगे बढ़कर अटक का मुहासरा कर लिया। इस मुहासरे का सुनकर रंजीत सिंह की सिख फौज का कमांडर दीवान मोहकम चंद भी जल्द ही अपनी 10,000 फौज के साथ इस तरफ रवाना हो गया। फतेह खान का यह मुहासरा तकरीबन 1 माह से ज़ायद जारी रहा। इसी दौरान रंजीत सिंह की भेजी हुई फौज अटक फोर्ट के नज़दीक पहुंच गई। जुलाई 1813 में इन इलाकों की सख्त गर्मी के दिनों में यह लड़ाई लड़ी गई। इस जंग को बैटल ऑफ अटक, बैटल ऑफ हैदरू या बैटल ऑफ छछ भी कहा जाता है। इस जंग में दोनों तरफ से भारी गोला बारूद का इस्तेमाल किया गया और एक सख्त लड़ाई के बाद अफगान फोर्सेस को शिकस्त हो गई। यह लड़ाई महाराजा रंजीत सिंह के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट थी। इस जीत की खुशी में 2 महीने
लाहौर और अमृतसर में चरागां किया गया। इस लड़ाई के बाद फतेह खान ने अटक का किला वापस लेने की खासी कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा और अटक फिर कभी अफगानों के हाथ नहीं आया और ना ही अफगान फिर कभी पंजाब में दाखिल हो सके। 1849 में सिखों को जब एंग्लो सिख वॉर्स में शिकस्त हुई तो ये इलाके अंग्रेज़ों के पास आ गए। अंग्रेज़ों के पास जब ये इलाके आए तो ये खिता अपनी कबायली दुश्मनियों की वजह से मशहूर था। उनके लिए एक बड़ी परेशानी इन इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना भी था। अटक किले के साथ पुरानी आबादी और इलाका था। ये वो कस्बा था जो मौजूदा अटक शहर से पहले आबाद था और इसे अटक खुर्द कहा जाता है। खुर्द और कलां के अल्फाज अक्सर आपने यहाँ इलाकों के नाम के साथ जुड़े सुने होंगे। ये पर्शियन के अल्फाज हैं। खुर्द का मतलब है छोटा और कलां का मतलब है बड़ा। जब दो गांव या कस्बे और शहर आसपास हों तो फिर इनमें तफरीक करने के लिए अक्सर ये अल्फाज लगा दिए जाते हैं। यहाँ भी यही हुआ। पास ही अंग्रेज़ों ने 1858 में कैंट बनाने का फैसला किया। इनका मकसद भी अकबर से मिलता जुलता था। फौज को वेस्टर्न फ्रंट तक मजबूत राब्तों और डिफेंसिव लाइंस की ज़रूरत थी। पंजाब को उस वक्त भी अफगान हमलों का ख़तरा था। कैंट बना तो यहाँ वही सेटअप आया जो हर कैंट के साथ आता है। रेलवे स्टेशन, अस्पताल और स्कूल बनाए गए। अंग्रेज सरकार को अपने वेस्टर्न फ्रंट के लिए रेलवे लाइन को पेशावर तक पहुंचाना था। 1885 में अटक खुर्द का स्टेशन बना जो कॉलोनियल दौर की एक खूबसूरत इमारत है। स्टेशन के साथ ही एक रेलवे पुल भी तामीर हुआ जो अटक खुर्द और खैराबाद कुंड को कनेक्ट करता है। इस पुल का इफ्तिताह 24 मई 1883 को हुआ और उस वक्त इसकी तामीर पर 32 लाख रुपए से ज़ायद खर्चा हुआ था। इसकी ऊपर वाली मंजिल ट्रेनों के लिए और नीचे वाली गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होती थी। यहाँ से गुजरने वाली रेल की एक सुरंग को राजा होडी का भी नाम दे दिया गया। अंग्रेज़ों के दौर में इस इलाके की एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज बार बार तब्दील हुई। शुरू में ब्रिटिश दौर में अटक का इलाका रावलपिंडी में शामिल था और 1898 तक ये तहसील हसन अब्दाल में शामिल था। इसके बाद हसन अब्दाल को ख़त्म करके अटक को तहसील बना दिया गया, लेकिन इसे रावलपिंडी की बजाय हज़ारा की तहसील बनाया गया। 1901 में जब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के नाम से प्रोविंस बना और हज़ारा का इलाका उसमें शामिल कर दिया गया तो अटक तहसील वापस रावलपिंडी में आ गई। अंग्रेज़ों ने अप्रैल 1904 में रावलपिंडी और जेहलम से इलाकों को मिलाकर यहाँ ज़िला बना दिया। जेहलम से तलागंग तहसील के इलाके इसमें शामिल हुए और रावलपिंडी ज़िले से फतेहजंग, पिंडी गेब और अटक तहसील इसमें शामिल कर दी गई। इसका नाम सर कॉलिन कैम्बल के नाम पर रखा गया जो 1857 की जंग आज़ादी के वक्त अंग्रेज़ फ़ौज के कमांडर इन चीफ थे और 1860 तक इस ओहदे पर रहे। शहर बनने से पहले भी यहाँ के कैंट को कैम्बलपुर कैंट ही कहा जाता था। एक राइटर डॉक्टर अरशद महमूद का ख्याल यह है कि कैम्बलपुर नाम असल में यहाँ आबाद एक गांव कामिलपुर या कमालपुर के नाम की वजह से था। इंटरेस्टिंगली कैम्बलपुर का नाम कैंट या शहर के नाम से पहले भी ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में मिलता है। डॉक्टर अब्दुल सलाम और डब्ल्यू हंटर का ये मानना है कि इसका नाम ब्रिटिश आर्मी चीफ की वजह से नहीं बल्कि ये नाम कामिलपुर या कमालपुर का एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन था। ये भी मुमकिन है कि ये दोनों नाम ही मिक्स हो गए हैं और नाम रखने वालों के लिए एक टिकट में दो काम हो गए। बहरहाल 1908 में इस शहर को बनाना शुरू किया गया तो उस दौर में कैम्बलपुर और पुराना अटक एक तरह से अलग शहर थे। दोनों में फ़र्क इस तरह से किया जा सकता है कि किला अटक को अटक खुर्द कहा जाता है और कैम्बलपुर आज का अटक शहर हुआ करता था। जब 1947 की तकसीम हुई तो पंजाब के हर शहर की तरह यहाँ की हिंदू और सिख आबादी भी भारत चली गई। शहर से अंग्रेज़ भी चले गए तो हुकूमत को कैम्बलपुर के नाम का कोई जवाज़ नज़र नहीं आया और हुकूमत पाकिस्तान ने 1978 में कैम्बलपुर का नाम बदलकर अटक कर दिया। अटक की कहानी यहाँ के एक और इलाके के जिक्र के बगैर अधूरी और नामुकम्मल है। ये हसन अब्दाल है और इससे जुड़ी दो बड़ी हस्तियों की कहानी है जिनके एक सामने ने इस इलाके की तारीख को अमर कर दिया। रवायत यह है कि बाबा वली कंधारी दरअसल बाबा हसन अब्दाल थे और हसन अब्दाल का नाम भी उनके नाम पर ही है। वो कंधार में पैदा हुए थे जिसकी निस्बत से उन्हें कंधारी कहा जाता था। हसन अब्दाल में पहाड़ी के ऊपर उनकी चिल्लागाह और क़याम था। 16वीं सेंचुरी में सिख धर्म के बानी बाबा गुरु नानक यहाँ आए और बाबा वली कंधारी से उनका सामना हुआ। इस सामने की रवायत भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि 1521 के मौसम गर्मा में बाबा गुरु नानक अपने साथी भाई मर्दाना के साथ हसन अब्दाल पहुंचे तो उस वक्त इलाके में पानी का वाहिद जरिया एक चश्मा था जो पहाड़ी पर बाबा वली कंधारी के डेरे के करीब बहता था। बाबा गुरु नानक ने भाई मर्दाना को पानी लाने के लिए पहाड़ी पर भेजा लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सिख रवायात के मुताबिक बाबा गुरु नानक ने एक
छोटा पत्थर उठाया तो वहां से पानी का चश्मा फूट पड़ा, जबकि पहाड़ी के ऊपर मौजूद बाबा वली कंधारी का चश्मा खुश्क होने लगा। इस बात पर गुस्से में आकर उन्होंने पहाड़ी से एक बड़ी चट्टान बाबा गुरु नानक की तरफ लुढ़काई। बाबा गुरु नानक ने अपने हाथ से इस चट्टान को रोक लिया, लेकिन इस पर बाबा गुरु नानक के हाथ का निशान एक पंजे की सूरत में नक्श हो गया। इस किस्से के बहुत से वर्जन हैं और इस पर बहुत से सवालात हैं, लेकिन बहरहाल ये चश्मा आज भी जारी है। हर साल सिख यात्री बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं, इस चश्मे के पानी से नहाते हैं। 13 अप्रैल को बैसाखी के मेले के मौके पर भी दुनिया भर से सिख मज़हब के लोग यहाँ जमा होते हैं। यहाँ गुरुद्वारा हरि सिंह नालवा ने तामीर करवाया था, जिसे गुरुद्वारा पंजा साहब का नाम दिया गया। हसन अब्दाल एक खूबसूरत जगह है, यहाँ पर कई चश्मे हैं। मुगल दौर में बाग भी बने। गुरुद्वारे के सामने लाला रुख का मकबरा है, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये कौन थी। हकीमा वाला मकबरा भी है। सैयद जमालुल्लाह शाह, जिन्हें जिंदा पीर भी कहा जाता है, उनकी चिल्लागाह भी यहाँ है। हसन अब्दाल की तारीख इतनी वसी है कि इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जा सकती है। अटक की कहानी इसके तेल के जिक्र के बगैर भी नामुकम्मल होगी। बरसगीर में सबसे पहले तेल 1886 में यहाँ खोड़ के मकाम पर दरियाफ्त हुआ था, जो सिर्फ 15 फीट की खुदाई के बाद निकल आया था। राइटर सजाद अजहर का ये लिखना है कि दरियाफ्त भी पानी का कुआं खोदते हुए हुई थी और मकामी लोग इसे काला पानी कहते थे, जिसे वो आग जलाने या लालटेनों में इस्तेमाल करते थे। ब्रिटिश दौर में एक वक्त तो खोड़ और उसके आसपास के इलाकों में तेल के 400 से ज़ायद कुएं काम कर रहे थे। 1922 में यहाँ एक रिफाइनरी लगा दी गई। उस वक्त ये पूरे रीजन में वाहिद रिफाइनरी थी और तब तक गल्फ़ के ममालिक में भी कोई रिफाइनरी कायम नहीं हुई थी। यहाँ काम करने वालों को भी गल्फ़ के ऑयल के सेक्टर में नौकरियाँ मिली। अटक कुदरती दौलत और मादनी ज़खायर के लिहाज से एक जरखेज़ खिता है, लेकिन इसके बावजूद ये उन इलाकों में से नहीं जहाँ के लोग हाथ धरे बैठे रहें। यहाँ की इंडस्ट्री भी खूब है। तकसीम के बाद अटक में ही लॉरेंसपुर कपड़े की मिल लगी, जो आज भी यहाँ के कपड़े के आलमी म्यार की एक ब्रांड मानी जाती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स तामीर हुआ। इसके अलावा अटक फ़ौजी जवानों और जंगजुओं का भी शहर है। यहाँ पर कई पुराने मंदिर और मज़ारात हैं। ये शहर नेचर, तारीख, मज़हब, कल्चर और इंडस्ट्री का एक ऐसा मिक्स है जो शायद ही कोई और शहर हो। अटक के इन मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से कई वीडियोज़ भी शायद नाकाफ़ी होंगी। सबसे बढ़कर ये कि ये पंजाब का गेटवे था और अब भी है। इनसे पूछे बगैर या इन्हें बताए बगैर शायद ही कोई हो जो यहाँ पर आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।